चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो बैलेंस क्या होता है कि बैलेंस इज द की टू एवरीथिंग। व्हाट वी डू, थिंक, से, ईट, फील, दे ऑल रिक्वायर अवेयरनेस एंड थ्रू दिस अवेयरनेस वी कैन ग्रो। बढ़िया। चलिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस क्यों ज़रूरी है? तो बैलेंस ज़रूरी है बिकॉज एक लॉ है, वो पहले देख लेते हैं। और लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये कुछ इस तरह से है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। इट जस्ट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। अब आप सोचोगे ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बन रहा है। जी बिल्कुल बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन फिर आप सोचोगे नहीं नहीं, हमने तो जब केमिकल रिएक्शन किया तो रिएक्टेंट्स का वेट किया, फिर प्रोडक्ट्स का वेट किया और दोनों सेम नहीं आ रहे थे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। या तो आपका प्रोडक्ट्स का वेट बढ़ा है या कम हुआ है। अगर बढ़ा है तो कुछ क्रिएट हुआ है, और कम हुआ है तो मतलब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। देखिए उस केस में हो सकता है कोई गैस रिलीज हुई हो या फिर एब्जॉर्ब हुई हो। अगर ये लॉ सही है तो इसका मतलब ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ मास ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर लॉ सिर्फ इंडिया के लिए ही हो, ये पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई होता है। तो जब से यूनिवर्स बनी है और आज की तारीख में और न जाने कहीं करोड़ों साल के बाद, अगर यूनिवर्स का मास वैसे के वैसा ही रहेगा। चलिए, लेकिन आप जब जादू देखने जाते हो तो उसमें तो वो आपको एक टोपी दिखाता है, हेड दिखाता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता और अचानक से खरगोश आ जाता है। तो ये क्या है भैया? ये तो ट्रिक है, ठीक है, ये कोई साइंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होता है, क्या इसके कोई स्टेप्स हैं? जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहला क्या होता है कि एक इक्वेशन दे रखा होता है जो कि अनबैलेंस्ड होता है। तो हमारे केस में ये रहा इक्वेशन। एक बार मैं रीड करता हूँ। Fe यानी कि आयरन प्लस H2O यानी कि वाटर गिव्स Fe3O4 यानी कि आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड H2 यानी हाइड्रोजन। चलिए, अब ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटम्स ऑन बोथ साइड्स एंड लिस्ट देम डाउन। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखें। काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं। Fe, H और O। अच्छा, 3 एलिमेंट हैं। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में भी उतने ही है। हाँ, FeO और H, ये भी 3 है। एंड देयर नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, उनके एटम्स भी काउंट करने हैं। अच्छा, बोथ द साइड एंड लिस्ट देम डाउन, यानी कि काउंट करने के बाद लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं Fe के कितने एटम्स हैं। तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? तो यहाँ पे 2 मेंशन किया है, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। चलिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया हमारा। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। Fe के कितने हैं? 3, ये हमने लिख दिया 3। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, तो ये ऑक्सीजन वाले रो में ही लिखना है हमें, 4। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, तो वो भी हमने लिख दिया। अच्छा, अब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि Fe के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन के 2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 2, तो ये तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के 1 और राइट हैंड साइड में 4, तो ये अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करना है। तो पहला तो स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेप भी देखते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप ये है, मेक अ बॉक्स अराउंड केमिकल फॉर्मूला। तो जो भी केमिकल फॉर्मूला है उसके अराउंड हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। क्यों? क्योंकि हम केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे, हम एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसको हमने पढ़ रखा है, उसको कोएफिशिएंट्स कहते हैं।
क्लियर, लेकिन फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन जो है वो एक ही है जबकि 4 होने चाहिए थे, तो क्या यहाँ पे 4 लिख दूँ? जी नहीं, ऐसा 4 नहीं लिख सकते, वरना ये क्या हो जाएगा, ये वाटर ही नहीं रहेगा। चलिए, तो सेकंड स्टेप भी हमने सक्सेसफुल कर लिया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कंपाउंड को देखना है एक एक करके कि जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हो। अच्छा, तो देखते हैं, यहाँ पे आयरन तो एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि दो एलिमेंट है, सॉरी, यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, यहाँ पे एक अकेला हाइड्रोजन है। चलिए, इफ टाई देन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे टाई हो गई, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे कि उनमें देखेंगे कि अमाउंट ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 यानी कि 3, यहाँ पे आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 यानी कि ये हो गए 7। तो हम क्या करेंगे, 7 जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। इफ टाई देन सिलेक्ट एज पर योर विश। अगर दोनों में वापस टाई हो जाती तो फिर हमारी मर्जी का जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे। तो ये स्टेप 3 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। जो ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट है और सबसे ज़्यादा एलिमेंट होने के बावजूद सबसे ज़्यादा एटम्स भी हैं, तो हमारे केस में वो है Fe3O4। तो पहला स्टेप था कि पहले तो लिस्ट डाउन करो कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनके नाम लिखो सिंबॉलिक फॉर्म में, और दूसरा नंबर पे उसको काउंट करो कितने एटम्स हैं। दूसरा स्टेप था बॉक्स बनाना। तो ये दोनों स्टेप काफ़ी इजी थे, मुझे नहीं लग रहा कि ये 10th स्टैंडर्ड के लिए कोई नई चीज़ थी। आपको काउंट करना है, लिखना है। यहाँ पे भी ये इजी था, सिंपल मैथ्स था, आपको काउंट करना है, लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, पिक द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने क्या करना है कि Fe3O4 में भी कौन सा एलिमेंट चूज करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हो। तो यहाँ पे आयरन के 3 और ऑक्सीजन के 4 है, इसका मतलब हम ऑक्सीजन को पहले सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? और अगर टाई हो जाती तो फिर हम अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते थे। अब करेंगे क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटीजर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि क्या है कि राइट हैंड साइड 4 एटम्स है जबकि लेफ्ट हैंड साइड एक ही एटम है। इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर 4 जो कि H2O पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टेप 5 क्या है, मल्टीप्लाई होल नंबर टू बैलेंस एंड टैली द लिस्ट। तो हमने क्या किया, ये देखिए सेकंड स्टेप में ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर लिया। तो जैसे ही मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो मेरे 4 ऑक्सीजन तो हो गए, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन जब मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 4 हाइड्रोजन पे भी एक्टिव होता है, यानी उस पर भी काम करता है। तो यानी कि हाइड्रोजन के तो ऑलरेडी 2 एटम थे और जब 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 हो गया। अच्छा, तो ये जो पहले हाइड्रोजन के 2 थे अब वो 8 हो गए। अब क्या करेंगे, ये तो हमने इतने सारे स्टेप्स तो देख लिए, अब यही के यही स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे। क्लियर? तो रीइटरेट अंटिल द इक्वेशन इज बैलेंस, यानी कि वही की वही प्रोसीजर हमें रिपीट करनी है। तो कैसे? तो सबसे पहले देखिए Fe3O4 में तो O तो हमने बैलेंस कर लिया था। अब वापिस कोई ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो और उसमें भी सबसे ज़्यादा एटम हो। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो हमारे एटम्स और एलिमेंट्स वाला जो है वो अब ये रह गया है हाइड्रोजन वाला। तो हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 है, तो हाइड्रोजन में ऑलरेडी जो ये 8 हो गया था, तो इस तरफ बैलेंस करने के लिए हमने एक और 4 मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड, तो वो भी 8 हो गया। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, बाकी रहा है तो वो है आयरन। तो आयरन के लिए भी वही करेंगे। आयरन के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे हमने 3 मल्टीप्लाई किया, राइट, तो ये 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 हो गया। राइट हैंड साइड देखेंगे तो आयरन 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। हम यहाँ पे भी काउंट करना चाहेंगे, ये देखिए 3 Fe, ओके करेक्ट, 4
टू ज़ा 8, हाइड्रोजन 8, करेक्ट। 4O, चलिए 4O, करेक्ट। Fe3, करेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन 4, करेक्ट। 4 टू ज़ा 8, हाइड्रोजन 8, करेक्ट। बस हो गया बैलेंस, है ना। कितना सिंपल था। ये तो भाई वही बात हो गई, जब आप बाजार में वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो वो बैलेंस करता रहता है ना। तो जैसे कि नींबू है तो वो क्या करेगा कि उसने एक कोई 500 ग्राम या 250 ग्राम का एक तरफ वेट रख दिया, और दूसरी तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड में उसने 500 ग्राम का जो वेट रखा है तो उस तरफ भी 500 ग्राम के नींबू रखेगा, ठीक है ना। अब आधा नींबू नहीं करेगा, वो जो है वो पूरा ही नींबू रखेगा। अच्छा, अब नींबू और इसमें कंपैरिजन करें तो नींबू में ऐसा हो सकता है कि कोई भी दो रैंडमली नींबू हमने उठाए तो पॉसिबल है कि उन दोनों के जो वेट है वो अलग अलग हो सकते हैं। जबकि हमारे केस में आप दुनिया के कोई भी हाइड्रोजन ले आओ, सारे के सारे हाइड्रोजन का जो वेट है वो सेम ही रहेगा, सेम टू सेम हर एक एलिमेंट के लिए काम करता है। तो ये दिक्कत हमारे केस में नहीं है। क्लियर। अच्छा, तो ये हमारा फाइनल हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो फिनिश हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है वो किस स्टेट में होंगे, जो कंपाउंड है वो किस स्टेट्स में होंगे। तो यहाँ पे देखिए आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये जो H2 है वो गैस फॉर्म में होगा, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में होगा। कैसे पता चला? अब देखिए ये तो एक्सपेरिमेंट करने पे ही पता चलेगा। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और ये सब क्या है? Sg, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, और AQ मतलब एक्वियस। एक्वियस का मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में होगी। जैसे कि अगर आप नमक को पानी के अंदर डाल दो और उसको डिजॉल्व कर दो तो वो हो गया एक्वियस NaCl। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको करना क्या है, कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि काउंट करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कितने टाइप्स के अलग अलग एलिमेंट हैं। एक बार एलिमेंट काउंट हो गए तो उसके एटम्स काउंट करो, और एटम्स काउंट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेंशन कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा एटम्स भी हैं। और वो चूज करने के बाद जिस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और वही पहले ही स्टेप में बैलेंस हो जाता तो सही है, नहीं है तो यही की यही प्रोसेस रिपीट करते रहे जब तक कि ये सॉल्व नहीं हो जाता। तो थोड़ा बहुत ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। क्लियर। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, जैसे कि अगर आपके किसी फ्रेंड का ये सॉल्व हो गया और आपका रह गया तो आपको थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, लेकिन फोकस अपने आप पे करें, ठीक है, किसी और पे ध्यान ना दें। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो सही है, नहीं आया है तो थोड़ा और डिटेल में इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये कैसे होता है? तो यहाँ पे ये देखिए कि प्लांट्स जो है, ठीक है, उस प्लांट्स को कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, उस इंसेक्ट्स को कुछ रोडेंट्स खाते हैं, उसको कुछ रेप्टाइल्स खाते हैं, उसको कोई जो बर्ड्स खाते हैं कार्निवोरस, और ये सब जब मर जाते हैं तो उनको जो है फंगस खाता है, और फंगस वही सारी चीज़ों को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो इसी तरह से जो मैटर है वो घूमता रहता है, यानी कि मैटर ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बस कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अच्छा, तो और भी आपने अगर 9th स्टैंडर्ड में साइकिल्स पढ़ रखी हैं, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, जो प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है वही ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन में C आगे लगा के उसको दे देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसको कंज्यूम करेगा, C अपने पास रख लेगा और ऑक्सीजन वापस देगा। तो इन शॉर्ट ये ऑक्सीजन घूमता रहता है, यानी कि अभी इसी वक्त अब जब आप ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो तो हो सकता है वो ऑक्सीजन पहले कभी किसी ने ब्रीथ कर रखा हो,
हाँ, हो सकता है आइंस्टाइन ने ब्रीथ कर रखा हो सकता है आपके गली के बाहर कोई कुत्ता खड़ा है उसने भी ब्रीथ कर रखा हो। अच्छा, और वैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल भी पढ़ रखी है। तो सेम टू सेम अलग अलग चीज़ें जो हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच का रिलेशनशिप है, और सेम टू सेम आपने नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ रखा है। और यही तो हमारे मेन कंपोनेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये जो आपको इसको देख के समझ में आ गया होगा कि मैटर तो ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ता है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? जैसे आपके पास अगर इस तरह से कोई बैलेंस मशीन आपने पहले कभी देख रखा हो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल रखोगे तो ये बैलेंस हो जाता है। क्लियर? और बैलेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, खास करके माइंड बॉडी बैलेंस। माइंड बॉडी बैलेंस मतलब क्या होता है कि कई बार बॉडी कहता है कि चलो खेलने जाए, लेकिन माइंड बोलता है नहीं नहीं पढ़ाई करेंगे वरना फेल हो जाएंगे, है ना। तो ये हमेशा इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहती है और हमें उसको बैलेंस करना ही है। क्लियर? और सेम टू सेम जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वर्क लाइफ बैलेंस शुरू हो जाएगा। काम करना पड़ेगा क्योंकि पैसे चाहिए, और फैमिली चाहिए क्योंकि पैसे इन्वेस्ट कहाँ करोगे, है ना। सिर्फ फैमिली के पास अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो फिर वहाँ पे भी पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो आप इस काम करने जाना ही पड़ेगा। तो ये भी है, बैलेंस आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो हमारा एम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। दूसरा ये है कि केमिकल फॉर्मूला को नहीं बदलना है। तीसरा ये है कि हमेशा होल नंबर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऐसे 2.5 या ऐसा कोई नंबर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। चौथा ये है कि हम जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर लग सकती है। पांचवा ये है कि कभी कभी ट्रायल एंड एरर जैसा हो जाता है, स्टेप्स फॉलो करने के बावजूद भी टाइम कंज्यूम हो जाता है। और छठी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको थोड़ा एन्जॉय कीजिए, जितना ज़्यादा एन्जॉय करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये ईजी लगने लगेगा। क्लियर ना? चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन लिया है हमने, पहले तो थोड़ा टफ वाला ले लिया था लेकिन बहुत सिंपल इक्वेशन। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम और O2 यानी कि ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो पर्पल कलर का है वो है Mg, और यहाँ पे जो दो रेड बॉल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो है O2, और ये बन गया हमारा MgO। अच्छा, अब ध्यान से अब इसको देख सकते हैं आप, अपने आंखों के सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्पल है, यहाँ पे भी एक पर्पल बॉल है, यहाँ पे दो रेड बॉल है जबकि यहाँ पे एक ही रेड बॉल है। तो क्या करें, इस तरफ हम एक रेड बॉल डाल देते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 MgO बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 लगा दिए, वापस काउंट करते हैं, ये 2 रेड बॉल है ना, ये 2 रेड बॉल, चलिए, लेकिन यहाँ पे 2 पर्पल बॉल जबकि यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेंगे, तो वैसा के वैसा एक Mg का हम एटम डाल देते हैं, हम जो है वो रख सकते हैं। क्लियर ना? तो इस हिसाब से हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। राइट? तो आपको काफ़ी सिंपल लग रहा था, बस यही है, ये जितना सिंपल है वैसे ही दूसरे इक्वेशन भी सिंपल ही है। क्लियर? अच्छा, चलिए थोड़ा और ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख रखा है इससे पहले तो उसमें मैंने ये बताया था। तो पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि किस चीज़ का इक्वेशन है। जी बिल्कुल, अगर आपने फोटोसिंथेसिस सोचा है तो 101% सही हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ बता रखा है, ब्लैक डॉट जो है हाइड्रोजन है, वाइट कार्बन है, और जो ब्लू है वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। क्लियर ना? अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पॉज करके बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता ही दूंगा। जी बिल्कुल, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि ये है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। ठीक है ना? तो आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि ये 6C, यहाँ पे हो गया 6C। अगर दूसरे देखिए कहीं पे भी कार्बन नहीं है, 6 2 12 और यहाँ पे 6, 12 + 6 18, यहाँ पे भी देखिए 6 और 6 2 12, तो ये भी 18 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन का देखिए 6 2 12 और यहाँ पे डायरेक्टली 12। तो इस हिसाब से सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्लियर?
तो बैलेंसिंग बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको पसंद है, चैलेंजेस जिसको पसंद है, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्लियर? आखिरी कोट के साथ इसको कंप्लीट करते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ राइडिंग ए बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट मूविंग, यू मस्ट कीप मूविंग। तो बस बढ़ते रहिए, रुकिए मत कहीं पे भी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अंत में एज यूजुअल, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें, और कमेंट में बताइए जो भी फीडबैक वगैरह जो आपको लग रहा हो तो, ठीक है। और बस हमेशा खुश रहिए, दोनों चीज़ करिए, खुश भी रहिए और खुश भी रखिए। और मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा आप खुश होंगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। मतलब अगर आप कोई बहुत ज़्यादा खुश है और जब पढ़ाई करेंगे ना तो एकदम ईजीली याद रह जाएगा, और आप बहुत दुखी है या टेंशन में और पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। जैसे एग्ज़ाम के अगले दिन होता है, एकदम टेंशन में होते हैं, पूरी रात पढ़ाई की होती है लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता है। क्लियर? चलिए तो बाय।